हेलो एवरीवन। हेलो, नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज सारे लोग हॉलीडे मना रहे हैं। सर सुरभि विल नॉट अटेंड द क्लास, शी इज आउट ऑफ टाउन और समथिंग, और बाकियों का शायद ज्वाइन कर रहे होंगे। बोलती हूँ एक बार ज्वाइन करें। चलिए, जब से लोग ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग ना प्रेयर कर लेते हैं। गायत्री। ओके सर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज धनतेरस का दिन और धन्वंतरी जयंती की महत्ता दोनों एक साथ ही पढ़ते हैं और दोनों की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपका जीवन पूरी तरीके से स्वस्थ, यश, संपन्नता पूरी तरीके से व्याप्त रहे, इस भाव के साथ आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। अभी तक के मॉड्यूल में हम लोगों ने भगवत गीता के बड़े इंपॉर्टेंट पहलू को देखे, और जब भगवत गीता के इंपॉर्टेंट पहलू की बात आती है तो भगवत गीता के बेसिक लेसन्स की बात जरूर आती है। और एक, कभी आप फिलॉसफी पढ़िए तो वेरी गुड फिलॉसफी, वेरी इनक्रेडिबल फिलॉसफी इन वेस्टर्न ही थॉट, इट्स कॉल्ड कांट फिलॉसफी, एमेन्युअल कांट। सो एमेन्युअल कांट को जब आप पढ़ेंगे तो एमेन्युअल कांट को पढ़ते समय आपको भगवत गीता के कुछ कंसेप्ट समझ में आएंगे, क्योंकि जो भगवत गीता में कंसेप्ट ऑफ एक्शन, कंसेप्ट ऑफ वायलेंस, नॉन वायलेंस, कंसेप्ट ऑफ त्रिगुण, कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, कंसेप्ट ऑफ इमोशंस, कंसेप्ट ऑफ ज्ञान योग, ये जो तमाम चीज़ें भगवत गीता में मिली हैं, ये सारी चीज़ें कांट की फिलॉसफी में भी देखने को मिलती है। और कांट से ही इन्फ्लुएंस होके बापू ने, महात्मा गांधी ने, उनकी एक बुक आई है कांट, कांट से इन्फ्लुएंस हुए हैं और उन्होंने भगवत गीता पे भी कमेंट्री की है ना। बहुत बढ़िया कमेंट्री की है बापू ने, तो इसमें आपको कांट फिलॉसफी दिखेगी। तो मैं कांट फिलॉसफी को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कांट फिलॉसफी के पीछे जो कंसेप्ट है वो मेजर कंसेप्ट इज द पार्ट ऑफ द कर्म योग, है ना। कर्म योग की बात, है ना, मेजर कंसेप्ट है। और शायद मुझे लगता है कि पूरी भगवत गीता में जिस तरीके से कर्म की बातें, कर्म की स्थितियां, कर्म के बारे में भगवान कृष्ण कर्म की बारीकियां, कर्म का स्ट्रक्चर, कर्म का रूट, है ना, और जो भी कर्म के कंसेप्ट है वो सारा बताते हैं ना, इसलिए सॉरी। तो कर्म के कंसेप्ट को यहाँ भगवान कृष्ण जिस संदर्भ में रख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रख रहे हैं। और अर्जुन को चॉइस देते हैं। चॉइस क्या देते हैं? अर्जुन को चॉइस देते हैं कि तुम्हें इतने सारे मैं रास्ते बता रहा हूँ और उसमें से जो सुप्रीम है ना, जो उसमें से तुम्हें ठीक लगता है, तुम वो रास्ता, है ना, चूज करो। अब अर्जुन की खासियत है कि अर्जुन कौन से रास्ते को चूज करेगा, और वो अर्जुन की स्पेशलिटी है कि वो किस रास्ते पे चलेगा। भगवान कर्म के फिलॉसफी बड़ी सुंदर और बहुत सुंदर, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मेरे भी ज़्यादा नज़दीक है, और हम सभी कहीं ना कहीं कर्मा के प्रिंसिपल्स को या कार्मिक प्रिंसिपल्स को सुने होंगे। आज हम उन कार्मिक प्रिंसिपल्स को भी देखेंगे कि कैसे कर्म प्रिंसिपल काम करते हैं, और हम सबके जीवन में कर्म की इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके के कर्म हम अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। एंड मेजर थिंग इज दैट व्हाट इज द सिलेक्शन ऑफ द कर्मा,
So the selection of the right karma is the very important in described in the Bhagavad Gita. So कर्म योग का मतलब है, हम लोग आगे अब देख रहे हैं, तो जब कर्म योग की बात आएगी तो कर्म योग का मतलब क्या है? कर्म योग का मतलब है कर्म के माध्यम से इंटीग्रिटी को, यौगिक स्टेट को पूरी तरीके से प्राप्त कर लेना, अपने है ना यौगिक स्टेट को प्राप्त कर लेना, वहां पर है ना पहुंच जाना, ये कहलाता है कर्मयोग। ठीक है, ये कहलाता है कर्मयोग। तो कर्म के माध्यम से भी कोई लाइट हुआ है क्या, क्वेश्चन आता है। तो इसका जो जवाब है वो हाँ में आता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर्म के माध्यम से इनलाइट हुए हैं और कर्म के थ्रू अपना जीवन है ना जी रहे हैं और चीजों को कर भी रहे हैं। ठीक है, तो कर्म के माध्यम से कई लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़े कर्म योगी कौन है? एनीवन गेस करिए, सबसे बड़े कर्म योगी। भगवान श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण। हाँ एक सेकेंड, हाँ श्री कृष्ण एक जन ने बोला, और एक जन ने क्या बोला? एक जन ने कुछ और बोला। मनमोहन आपने कुछ बोला था? सर मैंने लॉर्ड कृष्णा बोला था। दोनों के आंसर सेम है। ठीक है, लॉर्ड कृष्ण जो है वो सबसे बड़े कर्मयोगी रहे हैं, रियली में सबसे बड़े कर्मयोगी रहे। लेकिन यहाँ पर और भी हमारे जो भी पुराने अच्छे ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल लिनिएज हुए हैं, उनमें से कौन रहे हैं? तो एक बड़ा नाम आता है और उनका नाम है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध से बड़ा कर्मयोगी कोई नहीं था। विनोबा भावे, विनोबा भावे से बड़ा कर्मयोगी कोई नहीं था। भगत सिंह, सुखदेव, संत रविदास, संत रविदास जो हैं ये आप इनको ज्ञान योगी कर्मयोगी दोनों कह सकते हैं, है ना। रविदास को ज्ञान योगी कर्मयोगी भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, कबीर कर्मयोगी और ज्ञान योगी दोनों थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे जिन लोगों ने अपनी लाइफ में एक्शन को इम्पोर्टेंट रखा है, ये वर्शिप ऐसे ही नहीं कहा गया है। यहाँ कर्म ही पूजा है का केवल ये मतलब नहीं कि ऑफिस में गए और ऑफिस के ऊपर लिखा हुआ स्लोगन वर्क इज वर्शिप और वहां जो एम्प्लॉई हैं वो अपनी पूजा कर रहे, नहीं। यहाँ वर्क इज वर्शिप 24/7 चलना चाहिए। तो क्या हमारे जो एक्शन है, हमारे जो वर्क है, हमारा जो कार्य है, हमारे जो क्रियाकलाप है ना, वो क्या योग के भाव से होते हैं? तो कर्म योग का बड़ा सिंपल से डेफिनेशन यदि आपके सामने कोई रखे, सो व्हाट इज द कर्म योग? सो कर्म योग का मतलब होता है कर्म जो करता है वो कर्ता भाव आता है, जो चीजों को एंजॉय करता है उसको भोक्ता कहते हैं। कि सपोज टू बी मैंने ये पानी पिया, अब मैंने पानी पिया तो मैं इसको भोग रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ। तो इन दोनों चीजों करने में क्या है कि मैं पानी पी रहा हूँ तो उसको एंजॉय कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर क्या आया? भोक्ता भाव। आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी एंजॉय कर रहा हूँ, तो क्या हुआ? कर्ता और भोक्ता भाव दोनों आ रहा है। तो डूअर और इंजॉयर, ये दोनों फीलिंग्स हमेशा हम सब के साथ में है। आज धनतेरस की खरीदारी आप लोग कर रहे होंगे, है ना। तो आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं गए होंगे मार्केट में, या आफ्टर 1 आवर आप लोग भी कहीं ना कहीं जाओगे, कुछ ना कुछ करोगे या जो भी है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप जो भी इस प्रकृति में चीजें एग्जिस्ट हैं, जो भी मार्केट में चीजें अवेलेबल हैं, आप उनको एंजॉय करते हैं। आप व्हाट्सएप की दुनिया में आते हैं तो ये इस दुनिया में आने के बाद भोक्ता भाव शुरू हो जाता है, एंजॉय कर रहे होते हैं। आप मूवी देखते हैं, आप कुछ खाते हैं तो आप एंजॉय करते हैं, है ना। तो आप भोक्ता भाव है, चीजों को भोग कर रहे हैं, चीजों को आप एंजॉय कर रहे हैं, तो भोक्ता भाव। और दूसरा भाव क्या है? कर्ता भाव, है ना। तो ये दो भाव हमारी लाइफ में हमेशा चलते हैं, है ना। तो इन दोनों जो भाव हैं, इन दोनों भाव से यदि मुक्त होना है तो कर्म योग की फिलॉसफी में आना है। तो कर्म योग का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी कार्य करते समय कर्ता भाव और भोक्ता भाव का ना होना, ये कर्म योग है। और जब आपके अंदर कर्ता भाव और भोक्ता भाव, यू आर नॉट एंजॉयर, यू आर नॉट अ डूअर, ये फीलिंग्स आपके अंदर नहीं होती है, तब आप कोई भी कर्म को बड़े बेस्ट तरीके से करते हैं, बड़े बेस्ट तरीके से करते हैं। और ये मान के चलिए हम लोग की लाइफ में ऐसा ही है।
हम जितना प्लान करके चीजों को करते हैं ना, कई बार वो प्लानिंग काम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम प्लान करते हैं तो हम कौन है, हम कर्ता भाव हैं, हमें आगे के रिजल्ट की टेंशन है। हम प्लान कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अभी आप पढ़ रहे हैं और आप पूरी तरीके से प्लान कर रहे हैं कि इन सेमेस्टर के एग्जाम कैसे होंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन पैटर्न कैसा होएगा, बहुत सारी चीज़ें तो दिमाग से निकल गई हैं। कुछ लोगों ने तो बीच में ज्वाइन किया तो वो सोच रहे हैं कि मेरे को क्या होगा, मेरा कैसे होगा। अब वो बहुत सारी चीज़ों को प्लान करके चलेंगे, अच्छा ऐसे पढ़ लेते हैं, ऐसे पढ़ लेते हैं, ऐसे पढ़ लेते हैं, ऐसे पढ़ लेते हैं, तो शायद काम आ जाए। तो कई बार हो सकता है 100% में से 2%, 3% या 4%, ज़्यादा से ज़्यादा 10% आपकी प्लानिंग सक्सेस हो सकती है। बट 90% में आपकी जो प्लानिंग आपने कर रखी है वो जरूरी नहीं कि 100% सक्सेस हो। मैंने 100% वर्ड्स यूज किया है ना, वो सक्सेस हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं कि 100% की पूरी सक्सेस हो। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां आ रही हैं, क्योंकि जब आप प्लान करते हैं तो आप उसके रिजल्ट को, उसके आउटकम को, उसके कंसिक्वेंस को दिमाग में लेकर चलते हैं कि ये करेंगे तो ये होगा, फिर ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो वैसा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप जो भी काम करेंगे आप फ्यूचर ओरिएंटेड आपका काम होगा कि ये काम यदि मैं ऐसे करूं तो कहीं फ्यूचर में ये गड़बड़ ना हो जाए, ये है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी कर्म की जो फिलॉसफी है वो किस तरीके से है। तो हमारी कर्म की फिलॉसफी नेचुरल है, नेचुरल। यहाँ सारी चीजें ऐसे नहीं है कि पूरी तरीके से प्लान्ड चलती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो प्लान्ड है ना। यदि प्लान चल रहा होता, बहुत ही सारी चीजें सटीक प्लान चल रही होती, तो आप अपने साधनाओं के माध्यम से, आप अपनी चीजों के माध्यम से अपनी सारी चीजों को बदल सकते हैं। आपको पता होता कि कल हमें दुख मिलने वाला है 2 बजे, कोई मेरे को भला बुला कहेगा 2 बजे, 3 बजे मेरे को फेसबुक में कोई गाली देगा, 4 बजे कोई इंस्टा में कोई फालतू की बातें कहेगा। यदि ऐसा पता होने लगे आपको, सोचिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। ये सारी चीजें कैसी, ये सारी चीजें अनप्लान्ड है, आ रही हैं आपकी लाइफ में। और कैसी आ रही हैं, आपके एक्शंस के आउटकम, आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से आ रही है। तो हम अपने अच्छेपन के और अपने बुरेपन के रिस्पॉन्सिबिलिटी, या यूं कहें जिम्मेदार व्यक्ति हम खुद हैं। कई लोग ज्यादातर है ना बातें करते हैं कि हमने ईश्वर का क्या बिगाड़ा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हम तो हमेशा अच्छा काम करते रहे, हमेशा धार्मिक काम करते थे, रिचुअल्स करते थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान पे बिलीफ रखते थे, श्रद्धा रहता था, 1-1.5 घंटा हम लोग बैठ के पूरा ध्यान ज़्यादातर इस कर्मकांड में होता था। लेकिन हम सबसे ज़्यादा दुख क्यों भोग रहे हैं? तो इसका जवाब जो है वो उनको नहीं मिल पाता है, लेकिन इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। इसका जवाब है, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। कहीं ना कहीं टटोल के देखेंगे, कहीं ना कहीं बड़े गहरे तरीके से एनालिसिस करना देखें शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके सिलेक्शन ऑफ कर्मा ने ही आपको ये सब दिया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सिलेक्शन ऑफ द कर्मा। व्हाट इज द सिलेक्शन? हम कौन से कर्म चूज कर रहे हैं, कौन से कर्म में हमारा फेथ है, कौन से कर्म में हम बिलीफ सिस्टम में हैं, कौन सा कर्म बड़े प्यार से कर रहे हैं। अभी मैं आपको कहूँ कि चलिए मैं आपको एक नॉवेल देता हूँ, बड़ा रोमांटिक नॉवेल है, लव स्टोरी है उसमें। और इस लव स्टोरी वाला जो नॉवेल है, आप उसको रात भर में कंप्लीट करिए और हमें कल सुबह इसकी रिपोर्ट समझाइए। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? 2 लोग ऐसे पर्सन होंगे। एक लोग तो जिनको नॉवेल पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन वो क्या करेंगे, क्योंकि सर ने कहा है, ड्यूटी है, टास्क है, कल ऑलरेडी क्वेश्चन किए जाएंगे या उससे रिलेटेड हो सकता है कि मार्किंग की जाए, तो वो बड़ी मजबूरी में पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग रियली में पैशनेट हैं, जो लोग रियली में पैशनेट हैं, वो रोमांटिक नॉवेल पढ़ते ही हैं। वो कैसे करेंगे? तो वो तो बिल्कुल मजेदार तरीके से चीजों को एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। बस हमारी लाइफ में भी ऐसा ही है। हम कई बार कुछ काम को बड़ी मजबूरी में करते हैं और कुछ लोग जो है बड़े एंजॉय करते हुए करते हैं। हम कहीं, तो ये 2 चीजें हैं। तो जो लोग एंजॉय करते हुए कर रहे हैं, द सिलेक्शन ऑफ कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनका सिलेक्शन बड़ा बेटर होगा जो एंजॉय कर रहे हैं। दुख और सुख, ये जो दोनों चीजें हैं ना, कई बार हम इस पे
गहरी फिलॉसफी रखते हैं या गहरी बातें कर देते हैं कि दुख और सुख हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत सारी चीजें जो है वो आपके हाथ में हैं, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में हैं। इसीलिए वेदांत का एक बड़ा अच्छा फिलॉसफी है, और वो क्या है? वेदांत का बड़ा अच्छा दर्शन है, वो क्या है कि द मैन इज द मेकर ऑफ ऑन डेस्टिनी। द मैन इज द मेकर ऑफ ऑन डेस्टिनी। अपने भाग्य के निर्माता हम खुद हैं। बोले वो कैसे साहब? भाग्य तो हम ऊपर से लिखवा के आते हैं। तो बोले यदि ऊपर से भाग्य लिखवा के आते तो जो दुख में है वो दुखी दुखी रहा, इसका मतलब ऊपर वाले ने कुछ गलत किया उसके साथ। और जो हमेशा राजा बन के राज जिया, बिल्कुल ऐशो आराम की चीजें उसको मिली, तो इसका मतलब ऊपर वाले ने वहां पे कुछ रिजर्वेशन टेक्निक्स यूज की होगी कि साहब ये जनरल वाले हैं और ये ST/SC वाले हैं, तो ST/SC वालों को इतना % आरक्षण दे दो और जनरल वालों को स्ट्रगल करने दो, तो वो दुख दे देंगे। ऐसा ऊपर रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा है क्या? नो रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम इज गोइंग ऑन योर इनर माइंड। आपके दिमाग में चल रहा है कि किसको कितना आरक्षण देना है, किस काम को कितना रिजर्वेशन देना है। सो रिजर्वेशन इज गोइंग ऑफ योर इनर माइंड। पढ़ाई को कितना रिजर्वेशन देना है, प्रैक्टिस को कितना रिजर्वेशन देना है, स्लीपिंग को कितना रिजर्वेशन देना है, कम्युनिकेशन में कितना रिजर्वेशन देना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कितना रिजर्वेशन देना है, ये आपकी चॉइस है ना। एक ही घर में दो तरीके के लोग होते हैं। एक ही घर में एक ही माँ बाप की औलादें हों और वो दो औलादें हों, एक का नेचर बड़ा बड़ा पैसिमिस्टिक होता है, वो बड़ा निगेटिव होता है, और एक का नेचर बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होता है, बड़ा सोशल होता है, एक्सट्रोवर्जन होता है। एक बड़े खुले दिमाग का होता है, बड़ा एंजॉय करता है चीज़ों को, एक बड़ा तकलीफ में होता है। तो जब सब कुछ ऊपर से होता है और एक ही व्यक्ति से हो रहा है, तो दोनों का नेचर सेम होना चाहिए था ना। लेकिन वो अलग क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि द नेचर आर सेम। उसके जो कर्म हैं, उसके कर्म के जो संस्कार हैं, उस संस्कार से आपकी पर्सनालिटी बनती है। और उसने जो सीखा, लाइफ टाइम जो सीखा है ना, दोनों का जन्म एक साथ हुआ, दो ट्विन हैं और दोनों ट्विन के नेचर अलग अलग हैं। दोनों का जन्म एक साथ हुआ, लेकिन दोनों की लर्निंग एबिलिटी, दोनों का लॉ ऑफ कर्मा, दोनों का व्हील ऑफ द कर्मा, एंड दोनों का द साइकिल ऑफ द माइंड इज द डिफरेंट। साइकिल ऑफ द माइंड इज वेरी डिफरेंट। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हील ऑफ कर्मा। तो हमारी जिंदगी जो है, हमारे यदि लाइफ को देखें तो लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है? तो लाइफ का सेंटर पॉइंट ईगो। हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे ईगो के आसपास करते हुए कर रहे हैं। और हम सुन रहे हैं तो हमारा ईगो काम कर रहा है, हम महसूस कर रहे हैं तो हमारा ईगो काम कर रहा है, हम कोई भी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी कर्म कर रहे हैं तो हमारा ईगो काम कर रहा है। तो भगवान कृष्ण एक जगह लिखते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कर्म ना करता हुआ हो। दिन प्रतिदिन हमारा शरीर काम कर रहा है, हमारे हार्ट कर्म में है, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हमारी किडनीज काम कर रही है, हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, गट्स काम कर रहे हैं, बराबर ब्लड प्रॉपर काम कर रहा है, तरीके से पूरा बॉडी सिस्टम कर्म कर रहा है। तो कर्म की फिलॉसफी तो सबसे सब जुड़े हुए हैं। और ये सारे कर्म की फिलॉसफी किससे अटैच्ड है? तो ये सारा मन से। मन किससे अटैच्ड है? ईगो से। तो हम जो कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ जान रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? तो वो हम ईगो के थ्रू समझ रहे हैं। ये अच्छा और बुरा जो लगता है ना, ये ईगो को लगता है। ये जो पाप और पुण्य के कंसेप्ट है, ये ईगो के कंसेप्ट है। ये जो राग और द्वेष के कंसेप्ट है, द अटैचमेंट एंड द हैट्रेड, द कंसेप्ट ऑफ अटैचमेंट, ये ईगो को ही अच्छा लग रहा है। ये सारी चीजें जो है, ये सब कुछ ईगो के साथ है। और जिस दिन आपका ईगो लेस बिहेवियर होना शुरू हो गया, उस दिन आप कर्म में एंट्री कर गए, उस दिन कर्म योग में एंट्री हो गए। So the karma yoga is the action with the egoless. The karma yoga is the action of egoless. Write down. कभी नदियों ने आपसे हिसाब किताब मांगा कि साहब हम इतनी सदियों से बह रहे हैं, तो हम इतने किलोमीटर की जर्नी हमने तय की है, निकालो पैसा। कभी सूरज ने
आपसे हिसाब मांगा है कि साहब हम सदियों से हम बराबर सबको रोशनी देते आ रहे हैं, तपन देते आ रहे हैं, लोगों को नर्चर करते हैं, नरिश करते हैं, न्यूट्रिशंस देते हैं, निकालो पैसा। कभी धरती ने आपसे हिसाब मांगा है? नहीं मांगा है, क्योंकि ये ईगोलेस है। लेकिन हम हिसाब मांगते हैं। Can you please repeat this definition? हाँ जी। Can you please repeat this definition? Karma yoga is the action. कर्म योग इज द एक्शन ऑफ द ईगोलेस, है ना? ईगोलेस एक्शन इज द कर्म योग, ईगोलेस एक्शन। ठीक है, तो ये कहानियां किसके साथ हैं? ये हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं कि नदियों ने तो हिसाब नहीं मांगा, पर्वत पठारों ने, अग्नि और धरती ने कभी नहीं मांगा हिसाब, है ना? वायु जल पृथ्वी आकाश, इन लोगों ने कभी नहीं मांगा हिसाब। क्यों? क्योंकि वो ईगोलेस वर्क कर रहे हैं। और हमारा कैसा है? देख, परसों की चाय मैंने पिलाई थी, आज तू पिलाएगा। कौन कह रहा है? ये ईगो। भले यहाँ फ्रेंडशिप का बाउंडिंग इट्स ओके, बट ईगो। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तुमने मेरे लिए क्या किया? वन इज द वेरी फेमस डायलॉग, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, ये है, वो है, फला। दस लास्ट वन इज द अमिताभ बच्चन से, मेरे पास माँ है। तो माँ है, सो माँ जो है वो ईगो पे सबसे कड़ा तमाचा है शशि कपूर के मुंह पर। तो मेरे पास माँ है, सो ये भी ईगो की ही लैंग्वेज है, चाहे वो बच्चन साहब कह रहे हो या शशि कपूर साहब कह रहे हैं। तो आपकी जो भी विरासत है, आपके जो भी हेरिटेज हैं, वो इन दो तरीके से घूम के आते हैं। तो हमारी जिंदगी में जो भी है ना, डुअल फेज है, छांव और धूप है, सुख और दुख है, ये सब किसको महसूस हो रहा है? ये सब ईगो को महसूस हो रहा है। जिस दिन ईगो हमारा स्मॉल होना शुरू हो गया ना, उस दिन ये सारी चीजें जो हैं ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। पिज्जा खाया, मजा आ गया। बर्गर खाया, मजा आ गया, वाह क्या खाया। रेस्टोरेंट में गए, 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाने का मन था, गए वहां, मजा आ गया। सो ये जो प्लेजर है, स्पॉन्टेनियस प्लेजर आया आपको अचानक से, वो किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ द ईगो। इस मन से ही हुआ है ना? इट इज अ पार्ट ऑफ द ईगो। माइंड और ईगो साथ में है। ईगो का है, ईगो मैं अब सपोज टू बी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब कहीं ना कहीं मेरा भी ईगो जो है वो आपके लिए काम कर रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम अ टीचर। और जिस दिन मैं ये सोच लूंगा कि नहीं साहब मैं ही सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूँ यहाँ तो, और कोई अच्छा पढ़ा ही नहीं रहा है, तो उस दिन मैं सत्यानाश कर लूंगा अपना। लेकिन मैं ये सोच के यदि पढ़ाऊं कि यस, जो लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल हमारे जैसे लोग हैं, और हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं, और हम उनसे अपनी बात कर सकते हैं। सो द कम्युनिकेशन बिटवीन, है ना, बिटवीन योर, है ना, लाइक अ स्वजन, लाइक अ रिलेटिव। तो हमें ऐसा फील होता है कि नहीं, मैं अपने अपनों से अपनी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ईगोलेस हो जाता हूँ कि हमारे अपने हैं, इनसे अपनी बात कर सकते हैं। सो द व्हील ऑफ कर्मा इज ऑलवेज गोइंग इन टू वे डायरेक्शंस। कभी पेन है तो कभी प्लीजर है, कभी अटैचमेंट है तो कभी हैट्रेट है, कभी वाइस है तो कभी पुण्य है, वर्चूज है। सो दिस पैंडुलम इज गोइंग ऑन, और ऐसी सर्कल चलती रहती है। आज आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि कल बहुत अच्छी स्थिति में हो जाए। क्यों? क्योंकि सारी चीजें आपके एक्शन से बराबर चल रही होती हैं। इसीलिए यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात है, एक्शन यदि आप परफेक्ट रखेंगे तो आपको दुख भी मिलेगा, आपको पेन भी होएगा, तो भी आप क्या करेंगे? आप उसको बड़े बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए चलेंगे, क्योंकि पेन भी तो एक एक्सपीरियंस है ना। आप कोई पाप कर्म करते तो भी एक एक्सपीरियंस है ना। तो आपकी लाइफ में दोनों एक्सपीरियंस होने चाहिए, दोनों एक्सपीरियंस। और जब आप दोनों एक्सपीरियंस को जीना शुरू कर देते हैं ना, तब लगता है कि यस, कुछ हो रही है बात। और हम सब कैसे हैं? हम सब केवल और केवल हमें अच्छा अच्छा लगा, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जहाँ कोई तकलीफ हुई, भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मैंने क्या गड़बड़ी की थी, मेरे कर्मों में क्या अशुद्धियां थी, मेरे कर्मों में क्या दोष था, हम भगवान को लगे कोशने।
सो दिस इज द व्हील ऑफ कर्मा। ये जो पहिया है ना, ये कभी स्टेबल होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक साल सुखी रह सकते हैं, वेरी गुड, तो आप दूसरे साल या तीसरे साल कहीं ना कहीं तो आपकी उस सुख की इंटेंसिटी में चेंजेस आएंगे। और चलो माना कि आप वेल्थ में बहुत स्ट्रांग है, वेल्दी बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं सफर होंगे, फिजिकली कहीं ना कहीं सफर होंगे, सोशली कहीं ना कहीं सफर होंगे, इंटेलेक्चुअली कहीं ना कहीं सफर होंगे डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें नेचर में चल रही है, फिट है। और हमारी लाइफ में दोनों एक्सपीरियंस हमें मिलने चाहिए और हम देखें, तो दोनों एक्सपीरियंस के साथ हम चलें, ठीक है। तो ये जो व्हील ऑफ कर्मा आपने देखा, ये काम कैसे करता है, तो देखते हैं, यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो Here is the concept of the cycle of the mind। हम काम कैसे करते हैं, हमारे संस्कार बनते कैसे हैं। सभी कहते हैं संस्कार, ये संस्कार होता है क्या है? तो संस्कार को आप क्या कह सकते हैं? संस्कार इज द योर सेविंग अकाउंट्स। आपके सेविंग अकाउंट है, जिसमें डिपोजिशन है, जिसमें कुछ मटेरियल पड़े हुए हैं, जिसमें कुछ अनकॉन्शियस मैटर्स पड़े हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। और वो कहाँ है? आपके माइंड में, जिसको हम चित्त कहते हैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में। तो साइकिल ऑफ द माइंड इज दैट, मन कैसे काम करता है, देखिए कितना सुंदर है। सो व्हेन यूजिंग द वर्ड ऑफ साइकिल, साइकिल मींस द गोला, है ना, सर्किल। और हम इसको कहीं से भी शुरू कर देते हैं, सर्किल है ना। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ सर्किल? सर्किल इज द बिकम फ्रॉम एनी वन पॉइंट, एनी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो हम कहीं से भी शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ से शुरू करते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। सीधे संस्कार नहीं समझ में आता हमें, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है सब्टलनेस, और हिंदी में लिखा हुआ वासना। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है, उसको सिगरेट पीने की आदत लगी, सिगरेट पीना चाहता है। देखिए बड़े बड़े बेहतर उदाहरण है कैसे हमारी आदतें बनती हैं। हम ये भी देख लें कैसे आदतें बनती हैं, और कैसे वो अच्छी आदतें होती है और कैसे बुरी आदतें होती हैं। तो जैसे ही उसका सिगरेट पीने का मन किया, तो यहाँ क्या होगी? सो उसके अंदर वासना आएगी, मीन सब्टल डिजायर। तो सब्टल डिजायर है, हाँ, ये सब्टल डिजायर, मैंने सब्टलनेस पढ़ा था, वो सब्टल डिजायर है, ठीक है। तो उसके अंदर एक सूक्ष्म डिजायर आएगी, क्या पीने की? सिगरेट पीना। अब देखिए मजेदार चीज है, अब सिगरेट तो पीना है, लेकिन बंदा पहली बार पी रहा है, तो उसके दिमाग में क्या आएंगे? थॉट प्रोसेस, थॉट वेव आएंगे। कैसे वेव आएंगे? टू टाइप ऑफ थॉट। कौन कौन से? एक अच्छा थॉट आएगा और एक बुरा थॉट आएगा। तो अच्छा थॉट क्या आएगा सिगरेट को लेकर? तो अच्छा थॉट सिगरेट को लेकर ये आएगा। पॉजिटिव थॉट्स क्या रहेगा? तो पॉजिटिव थॉट्स ये रहेगा कि यार सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ये इंजूरियस फॉर हेल्थ। वैसे भी एडवर्टीजमेंट में आता है, न जाने हर साल या यूं कहें तो हर महीने इतने लोगों को लंग के कैंसर होते हैं, तो सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है। तो जस्ट उसके अगेंस्ट दूसरा थॉट आएगा, अरे नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना होता है, लिखा होता है सिगरेट के डिब्बे में, लेकिन लोग पीते हैं, क्या फर्क पड़ता है, उनको कुछ हुआ? आज तक नहीं हुआ। इवन मेरे चाचा को देख ले, मेरा चाचा पीता है, उसको कुछ नहीं हुआ, तो तू पी ले। अंदर बात ही चल रही है, माइंड के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है, किसकी? थॉट वेव्स की। और वो थॉट वेव्स किसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं? वासना जो आई है ना, उस वासना से रिलेटेड रिस्पॉन्स आया। फिर पॉजिटिव थॉट एक आया, नहीं भाई, और ये अच्छी बात नहीं है, सिगरेट आप पियोगे तो इससे क्या होएगा? इससे आपकी हेल्थ और इससे आपकी वेल्थ ही खराब होएगी ना। तो फिर निगेटिव थॉट होएगा, काहे की वेल्थ खराब होगी भाई? यहाँ स्ट्रेस एक बार लगा, है ना, एक बार सिगरेट पी, सारा स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। और मेरे दोस्तों, इस समय देख, जितने लोगों को दिक्कत होती है वो चाय और सिगरेट का सुट्टा लगाते हैं बढ़िया। तो एक बार पी के देख तो क्या होता है, पी के देखने में क्या जाता है। फिर पॉजिटिव थॉट फिर कहेगा, नहीं साहब पी नहीं पियेंगे, पता नहीं कुछ हो जाए, कोई देख लेगा आसपास। तो अब देखिए मॉरल कंसेप्ट भी आ गया यहाँ पे, आसपास कोई फ्रेंड सर्किल या कोई फैमिली वाला देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर नेगेटिव थॉट जस्ट उसको डिफेंस करने के लिए आएगा, अरे भाई कोई नहीं देखेगा ना, चल उधर जाके कोने में जाके पीते ना अकेले, केवल मन में ही सारी चीजें चल रही हैं। अब आप सोचिए, मन के दो चेहरे हैं, अब बातें चल रही हैं, और ये थॉट्स आई, और जो थॉट्स ज्यादा स्ट्रांग होएगी, जिस थॉट पे बुद्धि ने ठप्पा लगा दिया, अब ये थॉट्स
यहाँ पर बुद्धि भी साथ में चल रही है। तो एक जब ये निगेटिव थॉट जो है ना, कि पीना चाहिए, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना, अब वो आया तो बुद्धि को तो और कोई काम आता नहीं, बुद्धि तो डिसीजन करती है ना, निर्णय करती है ना। तो वो केवल और केवल उसकी शक्ति क्या है, तो धर्म और अधर्म का बोध कराएगी, ये धर्म है ये अधर्म है। तो एक पल के लिए बुद्धि क्या कराएगी, बुद्धि के पास इतनी दलीलें चली गई हैं कि बुद्धि कैसे कहती है कि ठीक है भाई, एक बार पी लिख के देख लो क्या जाता है भाई, एक बार पी लेते हैं, दोबारा नहीं पियेंगे, ठीक है। अब वैसे देख लो, खरीद भी लिए मैंने, है ना। तो जब आपने खरीद ली है, अब बुद्धि ने डिसीजन दे दिया है, तो अब क्या होगा, मन में फिर उठेगा क्या, डिजायर। तो ये जो सब्टल डिजायर था, ये कन्वर्ट हो गया फाइनल डिजायर में। ये जो सब्टल डिजायर था, जहां स्थिति लग रही थी कि साहब पीना है नहीं पीना है, अब ये फाइनल कहाँ चला गया, से ये फाइनल में चला गया डिजायर। और किसकी डिजायर, सिगरेट पीना है, ठीक है, सिगरेट पीना है। और सिगरेट पीना है तो आपने माहौल बनाया, क्या बनाया, तो ऑलरेडी आपने खरीद रखा था, जगह देखी, आसपास के लोगों को देखा, तमाम चीज़ों को देखा, और क्या किया, एक्शन, ठीक है। लोगों को पीते हुए देखा तो एक्शन मीन्स कॉपी किया, लगाया मुंह पे और लगाया कश सुट्टा। और उसका एक्सपीरियंस क्या बना आपके अंदर, तो इसका एक्सपीरियंस आपके अंदर, जो पहली बार आपने पिया तो खांसी आई होगी, है ना। क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन द 8th, जब मैं 8th क्लास में था, तो मेरे एक मामा हैं, वो ये प्रैक्टिस करवाते थे सारे छोटे छोटे बच्चों को, ये ऐसी गड़बड़ आदतों की। तो उसमें से मैं भी एक था जो देख देख के सीखता था। तो जब पहली बार उन्होंने मेरे को बीड़ी पिलाई, तो जब मैंने पहली बार बीड़ी पी तो खांसी आई, और लगी खांसी आने, तो वो कई बार इतनी जोर से खांसी आई थी कि वो पूरा कफ बाहर आ गया था, वॉमिट जैसा हो गया था। तो वो उसके बाद का एक्सपीरियंस है कि मैंने कभी नहीं ट्राई किया। तो जब पहली बार उन्होंने पिया होगा, जो सज्जन हैं जिनको सिगरेट पीने की लत थी, तो हल्की सी खांसी आई, है ना, हल्का सा कुछ इरिटेशन सा हुआ होगा, हल्का सा कुछ बेचैनी हुई होगी। और उसके बाद संस्कार क्या बने, तो संस्कार उसके बने, क्या बने, कि कुछ नहीं होता भाई, सिगरेट पीने से खांसी आती है हल्का सा, और हल्का सा कश, है ना, हल्का सा इरिटेशन सा होता है, बाकी कुछ नहीं होता, इट्स नॉर्मल। देखिए संस्कार क्या बने यहाँ पर, संस्कार का मतलब है ना, एक्सपीरियंस के बाद बना हुआ जो अकाउंट है ना, डिपॉजिटरी अकाउंट, इट्स कॉल्ड अ संस्कारा। तो ये क्या यहाँ बना कि कुछ नहीं होता भाई, इट्स वेरी गुड। अब आप देखें, जब कभी फिर से उसको सिगरेट पीने का मन करेगा, जब कभी, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कोडिंग हो चुकी है, ऑटोमेटिक यहाँ प्रोग्रामिंग हो चुकी है ना, लर्निंग प्रोग्रामिंग चालू है। और यहाँ क्या संस्कार बने हैं, संस्कार बने सिगरेट पीने के, ऑलरेडी यहाँ इनबिल्ड हो गए। अब जब कभी वो मार्केट से निकला, उसने देखा अपनी दुकान और देखा, अरे वाह सिगरेट है, तो अब उसके दिमाग में फिर से सब्टल डिजायर आएगा, क्या, सिगरेट पीने का, क्योंकि ऑलरेडी संस्कार यहाँ है ना। फिर आया, अब बिना किसी रोक टोक के ये यहाँ से क्रॉस करेगा और वृत्ति में आएगा, तो वृत्ति सीधे कहेगी, देखा था पिछली बार पिया था कुछ नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा। डिजायर ने कहा चलो पी लेते हैं, एक्शन किया, फिर पिए, फिर एक्सपीरियंस किया, तो बड़ा अच्छा लगा, इस बार थोड़ी सी खांसी आई, और ऐसे करके तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, और धीरे धीरे ये कब आपका एक एडिक्शन या एक बैड हैबिट हो गई, आपको पता नहीं चला, आपको पता ही नहीं चला कि कब ये एक बैड हैबिट हो गई। और ये बैड हैबिट इस कदर हुई कि अब जब कभी हम उस दुकान से गुजर रहे हैं, तो ये और ये तो खत्म, संस्कार ही केवल बोलेंगे कि सिगरेट, तो फटाक से डिजायर होएगा। आ रहा समझ में, अब संस्कार बोलेंगे सिगरेट, जैसी सिगरेट आएगा तो अब फटाक से क्या, डिजायर आएगा, और फटाक से आप एक्शन करेंगे। अब कहानी यहाँ यहाँ चालू हो रही है, और धीरे धीरे ये आदतें इतनी गहरी होती जा रही हैं कि अब तो केवल डिजायर भी क्या, आप तो सीधे संस्कार दिमाग में आएंगे, और एक्शन, संस्कार एक्शन, संस्कार एक्शन, संस्कार एक्शन, संस्कार एक्शन, और इसके एक्सपीरियंस ऑलरेडी वही बना रहे हैं जैसे आपके, है ना, संस्कार है। तो यदि निगेटिव एक्सपीरियंस है तो निगेटिव संस्कार बने, और पॉजिटिव एक्सपीरियंस है तो पॉजिटिव संस्कार बने। यदि यही उसको, है ना,
पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो जाता और ये हो जाता कि साहब बिल्कुल नहीं, बहुत जोर से खांसी आती है और ये तो लंग्स के लिए बड़ा ही हार्मफुल है, तब हो सकता है कि संस्कार क्या बनते हैं यहाँ पे कि नहीं पीना चाहिए सिगरेट। फाइनली जो ठप्पा है ना यहाँ पर, जो रिजेक्टेड और सेलेक्टेड है ना, ये रिजेक्टेड एंड सेलेक्टेड प्लेस है, तो यहाँ रिजेक्टेड हो जाता सिगरेट, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ सिलेक्टेड हो रहा है। तो हम जितने भी बैड हैबिट्स में होते आ रहे हैं, जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, वो हमारी साइकिल ऐसे काम कर रही है, ऐसे। और ऐसे ही साइकिल हमारी गुड हैबिट्स की भी होती है। अब इसमें से जो लोग हैं जो डेली नेचर लवर है, प्रकृति से प्यार करते हैं, प्रैक्टिस से प्यार करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से प्यार करते हैं, वो बहुत अलग है, वो प्रैक्टिस करते हैं। तो उनके अंदर सपोज टू बी संस्कार आया कि चलो आज हम लोग थोड़ा सा बैठ के कुछ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते हैं, अवेयरनेस का गेम खेलते हैं ना। तो सब्टल डिजायर आया, ठीक है, जो कि ऑलरेडी है अंदर, वो आया। तो जैसे ही आपके अंदर आया तो थॉट वेव्स आई, तो थॉट वेव्स क्या बोलेगी, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। सब जब तक आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट को कैसे एंजॉय करेंगे। सो सब अवेयरनेस की प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, अवेयरनेस की प्रैक्टिस का मतलब होता है टोटल प्रेजेंस ऑफ द माइंड, टोटल प्रेजेंट स्टेट ऑफ द माइंड, इट्स कॉल्ड अवेयरनेस। टोटल प्रेजेंट प्रेजेंस है ना, ये अटेंडेंस में आप प्रेजेंट और अब्सेंट करते हैं ना, सो टोटल प्रेजेंट स्टेट ऑफ द माइंड, इट्स कॉल्ड अवेयरनेस। और थॉट वेव्स ने कहा क्या कि नहीं बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज होती है और करना है। डिजायर आया, बिल्कुल करना है, और हमें अपने आप को समझना है, अपने अंदर की दुनिया को जानना है, हमें अपने अंदर के एक्सपीरियंस को, अपने मन की लेयर्स को, कर्टन को यदि समझना है तो हमें ये एक्शन करना चाहिए। और आपने क्या किया, एक्शन किया। और आप कोई भी अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्लो वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, आपने कभी किया अवेयरनेस की प्रैक्टिस? तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं योग में। एनीवन, किसी ने अवेयरनेस प्रैक्टिस की है? एनीवन, कोई है जो अवेयरनेस की प्रैक्टिस की हो? आसन करते समय सपोज टू बी आप धीरे धीरे बैंड हो रहे हैं, तो आपके हेड टू टो एंड टो टू हेड क्या चेंजेस हो रहे हैं, और कम्युनिकेट योर ऑल द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी, ऑल द स्टेट ऑफ योर बॉडी, ऑल द सिस्टम ऑफ योर बॉडी, इट्स कॉल्ड अ कंप्लीट अवेयरनेस। ऐसा किसी ने किया है? किसी ने नहीं किया? अच्छा, मेरा आपसे एक सजेशन है आप सभी को, जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, मे भी शायद आपकी प्रैक्टिकल सुधांशु जी लेते हैं, तो जब सुधांशु सर आपका प्रैक्टिकल कराते हैं ना, तो आप प्रैक्टिकल आप फिजिकल करते हैं, लेकिन उस फिजिकल एक्सपीरियंस जो आपको हो रहा है उसको आप अवेयरनेस में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे? तो अवेयरनेस का मतलब होता है द कंप्लीट प्रेजेंट स्टेट ऑफ द माइंड। फॉर एग्जाम्पल, आपने सूर्य नमस्कार किया, अब सूर्य नमस्कार में आप पोजीशन नंबर 1 पे जाते हैं, है ना, नाउ पोजीशन नंबर 2 पे जाते हैं। तो 1 पे जा रहे हैं तो आप ये देखिए कि जब आप 1 पे आ रहे हैं, सो व्हाट इज द फिजिकल कंसंट्रेशन, देह धारणा, शरीर में क्या हो रहा है। पहला नंबर का पोस्चर, किस तरीके से मसल्स यहाँ के स्ट्रेच होते हुए नमस्कार मुद्रा में कैसे दोनों तीनों पांचों इस तरीके से उंगलियां मिली और पाम मिले, ये है कंप्लीट प्रेजेंट स्टेट ऑफ द माइंड, complete present state of the mind, totally complete. Then after that you do the practice of any the backward and the forward bending, so you feel the what is the changes behind it, so the complete state, so complete present the moment of the है ना अवेयरनेस। तो ये हमारे साथ में होना चाहिए, है ना, कंप्लीट प्रेजेंट मोमेंट ऑफ द माइंड। आप ऐसा करके देखिए, बहुत बहुत प्यारी प्रैक्टिस है। और इसमें जो हम लोगों को कभी कराए, हम लोग तो करते रहते थे, आप में से कोई लोग थिएटर किए हैं क्या कभी? थिएटर, किसी ने थिएटर किया है? थिएटर किसी ने नहीं किया? थिएटर देखा है? यस सर। एनएसडी नाम सुना है? दिल्ली में एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सुना है? यस सर। आप एनएसडी की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे मेरे को एनएसडी में एक्चुअली मैं एनएसडी के
एक्सपर्ट्स के साथ मैंने काम किया। एक बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं गोविंद नामदेव, प्रेजेंट इन लाइव इन द मुंबई, और बॉलीवुड के अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी उनकी। एक ओ माई गॉड आपने देखी किसी ने? ओ माई गॉड, यस सर। ओ माई गॉड मूवी यदि आपने देखी होगी तो उसमें जो टकले का रोल किया है, बिल्कुल गंजे हैं, बिना बाल के हैं, और पंडित का रोल किया है, हेल्दी से है। यदि आप उस इमेज को दिमाग में ला रहे होंगे, जो वो कोर्ट में जब परेश रावल सवाल करते हैं, वो पत्थर का जो मूर्ति, तो वो जोर से चिल्ला के कहते हैं पत्थर नहीं है वो मूर्ख, वो शिवलिंग है। तो ये पत्थर नहीं मूर्ख, ये शिवलिंग है। वो जो आर्टिस्ट है वो गोविंद नाम से, मैंने उनके साथ काम किया, लगभग 21 डेज काम किया। और एक प्रोग्राम चलाया था उन्होंने सागर यूनिवर्सिटी में, वर्कशॉप चलाया था आर्टिस्ट के लिए। और टू बी फॉर्चुनेट कि मैं उनके साथ मैंने योग की प्रैक्टिसेस कराई थी उन सभी आर्टिस्ट को, जो बाहर से काफ़ी आर्टिस्ट आए थे। तो उनमें से हमने योग की प्रैक्टिसेस कराई थी। उसके पीछे का वजूद क्या है तो वो मेरे को बताते हैं। बोले ब्रजेश, मैं आपको इसलिए यहाँ पे बुलाना चाहता था क्योंकि ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं ना, इनके पास डायलॉग डिलीवरी में इमोशंस नाम की चीज नहीं है। ये डायलॉग तो बोलते हैं, लेकिन डायलॉग बोलते समय इनके इमोशंस बड़े कोरे हैं, बहुत कोरे इमोशंस हैं, बहुत रफ एंड टफ डायलॉग बोलते हैं। अब कोई रोमांटिक डायलॉग बोलना है, रोमांस नाम का इमोशन है ही नहीं इनके अंदर, वो क्यों नहीं है? तो ऐसे मेरे मुंह से निकल गया कि सर वो उस इमोशंस के प्रति अवेयर होते ही नहीं ना। कि जैसे कोई इमोशंस है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे इस समय इमोशंस कैसे हैं? मेरे इमोशंस इस समय जैसे टीचर के इमोशंस होते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लवेबल, केयरिंग, है ना, बहुत अच्छे से कि वो चीज़ों को समझा पाए, समझ आ रहा है कि नहीं, तो केयर नेचर के साथ। सो व्हेन दे आर अवेयर, है ना, ऑन हिज और हर इमोशंस, द रूट ऑफ है ना इमोशन, कि कोई चीजें आ रही हैं, भाव आ रहे हैं, तो उसके प्रति अवेयर हो जाए। अचानक से गुस्सा आ जाता है, सो दे कंट्रोल द, है ना, एंगर। एंड आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अचानक से गुस्सा करते हैं फिर खुश होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द क्लासिकल डांस, कथक, आपने कभी कथक देखा होगा कि जो कथक करने वाले लोग हैं, ये अपने इमोशंस पे इतना अवेयर होते हैं कि कब कहाँ किस लेवल पे आके हम अपने मूड स्टेट को बदल दें। और ये इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस हो गई है इनकी कि अचानक से वो लव से वो हैट्रेट पे चले जाते हैं, हैट्रेट से वो जाके, है ना, विभत्स में चले जाते हैं, है ना, जेलस में चले जाते हैं, जेलस से एंगर में चले जाते हैं, एंगर से रोमांस में चले जाते हैं। ये क्यों, ये कैसे हो रहा है? सो इट इज द प्रैक्टिस ऑफ अवेयरनेस ऑफ इमोशंस। एनएसडी के कुछ लोग मिले, आप उन थिएटर आर्टिस्ट से मिले और पूछिएगा कि भैया आप लोग अवेयरनेस की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, तो उसमें कई प्रैक्टिसेस है। उसमें आई मोटर कोऑर्डिनेशन की प्रैक्टिस है, आप अपने इंटेलेक्ट को कैसे प्रेजेंट करके रख सकते हैं, है ना, वॉकिंग प्रैक्टिस है, अनकॉन्शियस रनिंग है, ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस है। तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी, मैं उनसे सीखा करता था ये सारी, इतना सुंदर लगता था वो सब कुछ करके। आप जब ये करेंगे ना, तो when you attain your awareness, when you increase the level, the degree of awareness you attain in the, है ना, इन द अटेन द इन द फील्ड ऑफ योगा, आप अपने आप अटेन द वननेस में आ जाएंगे। आपको अलग से कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अवेयरनेस की प्रैक्टिस। So all the practices of the yogic practices which are related to physical practices or mental practices or the pranic practices, it is a totally based on the awareness program. So what is the yoga? So yoga is the complete awareness of the practice. तो हम जब अवेयरनेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो साइकिल ऑफ द माइंड, आप उसकी माइंड की ट्रेनिंग करा रहे हैं ना। सो आप माइंड को जैसा ट्रेन करेंगे माइंड वैसा होएगा। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो उस समय कहीं आप तो नहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं और कहीं मैं तो नहीं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। सो इट इज अ कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ द अवेयरनेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइकिल ऑफ द माइंड काम कर रहा है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। आज हम
कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली आज मेरा जन्मदिन भी था और मुझे जाना था कहीं, तो आज की क्लास हम यहाँ पर कंप्लीट हैप्पी करते हैं। बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। हैप्पी हम बर्थडे मिलेंगे अब। थैंक यू आफ्टर दिवाली। थैंक यू टू ऑल। सर हम मैनी मिलेंगे हैप्पी आफ्टर रिटर्न्स दिवाली। ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। तो हम मिलेंगे अब आफ्टर दिवाली, जब भी आपका क्लास शेड्यूल होएगा तो हम कर्म योग को फिर से पूरा करेंगे, ठीक है। आज हम आपको 9 मिनट पहले छोड़ रहे हैं, तो आप एंजॉय करिए, ठीक है। और थैंक यू सर। अपना ख्याल रखिए, ठीक है। शांति पाठ करें। शांति। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। पूरी तरीके से अपने आप को प्रसन्न भाव के साथ आज की क्लास को पूरी तरीके से रिलेट करें और रियलाइज करें। मिलेंगे, है ना, अगले सेशन में, ठीक है। चलो, नमस्ते, नमस्ते टू ऑल। थैंक यू सर, नमस्ते सर।